नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया। रबी 2024 के अनुमानित उत्पादन सामान्य से अधिक मानसून पूर्व अनुमान के साथ अच्छी खरीफ संभावना। वर्तमान बाजार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता और कीमतों की स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया निर्णय। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं किसान। राजस्थान में रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का काम 30 जून तो पंजीकरण प्रक्रिया 25 जून तक रहेगी जारी। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने की पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाने वाली ग्रीन लिंक्स मकड़ी की खोज। मकड़ी का हरा रंग परिवेश में घुलने मिलने और पौधों को नुकसान पहुंचा रहे कीड़ों के शिकार पर घात लगाने में करता है सहायता। और ओडिशा में पिछले 2 सप्ताह से पड़ रही है भीषण गर्मी। कई इलाकों में पारा पहुंचा 40 के पार। पश्चिमी ओडिशा के बौद्ध और नुआपाड़ा में गर्म हवाओं के साथ तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। स्कूलों को बंद करने का आदेश। आज से हालात में थोड़े सुधार के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की है संभावना। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। रबी 2024 के अनुमानित उत्पादन, सामान्य से अधिक मानसून पूर्वानुमान के साथ अच्छी खरीफ संभावना और वर्तमान बाजार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता और कीमतों की स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP $550 तय किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। इससे पहले देश में प्याज की कमी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने की भी घोषणा की थी। बता दें कि पिछले साल अगस्त में केंद्र ने प्याज के निर्यात पर आंशिक तौर पर रोक लगाते हुए 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इसके निर्यात ड्यूटी 40% कर दी थी। हालांकि बाद में सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद भारत ने पड़ोसी देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्याज की आपूर्ति जारी रखी थी। इस संबंध में भारत ने 6 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी। आपको बता दें कि प्याज की फसल जल्दी ही खराब हो जाती है, लिहाजा 5 से 6 महीने के भीतर ही घरेलू स्तर पर या निर्यात के माध्यम से इसकी खपत आवश्यक होती है। अन्यथा शेल्फ लाइफ से अधिक स्टॉक रखने से इसके भंडारण हानि का संदेह रहता है। हालांकि प्याज के भंडारण के नुकसान को कम करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने BARC मुंबई के तकनीकी सहयोग से विकरणित और कोल्ड स्टोरेज वाले स्टॉक की मात्रा को पिछले साल के 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर इस साल 5000 मीट्रिक टन से अधिक करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों के हितों की भी रक्षा करना जारी रखेगी। अभी देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीदी का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसे में गेहूं खरीद के सरकारी लक्ष्य को पूरा किया जा सके, इसके लिए इस बार सरकार द्वारा गेहूं खरीद में किसानों को कोई छूट दी गई है और साथ ही किसान आसानी से अपना पंजीयन कराकर MSP पर गेहूं बेच सके, इसके लिए किसान पंजीकरण में भी छूट दी जा रही है। राजस्थान में अब किसान ऑफलाइन गिरदावरी प्राप्त कर तुरंत पंजीकरण करवा सकते हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसके ऊपर राज्य सरकार किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। इस प्रकार किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस बार राजस्थान में किसानों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा 48 घंटों में पहले ही उनके जन आधार लिंक खाते में गेहूं खरीद का भुगतान किया जा रहा है।
राजस्थान में रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का काम दिनांक 10 मार्च से शुरू हो चुका है, जो कि दिनांक 30 जून तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। इसके लिए सरकार द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया दिनांक 20 जनवरी से प्रारंभ कर दी गई थी, जो दिनांक 25 जून तक जारी रहेगी। अगर किसी किसान भाई ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है तो हाथों हाथ अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर किसान खरीद केंद्र पर जाकर तुरंत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जूलॉजी विभाग के शोधकर्ताओं ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाने वाली ग्रीन लिंक्स मकड़ी की खोज की है। प्राणी विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमारी ने बताया कि इस नई प्रजाति का नाम प्यूसेटिया छापराज निर्विन दिया गया है, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एर्कनोलॉजी की ओर से विश्व प्रतिष्ठित जर्नल दी एर्कनोलॉजिकल बुलेटिन ऑफ मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में प्रकाशित किया गया है। इस मकड़ी का हरा रंग परिवेश में घुलने मिलने और पौधों को नुकसान पहुंचा रहे कीड़ों के शिकार पर घात लगाने में सहायता करता है। ये जो स्पाइडर है, इसको ग्रीन लिंक्स स्पाइडर कहा जाता है कॉमनली, और इसका अगर जीनस हम देखें तो प्यूसीटिया है। तो स्पाइडर जो कि हर स्पाइडर कार्निवोरस होती है, तो ये भी उसी तरीके से कार्निवोरस है, और ये ग्रीन जो प्लांट्स हैं उन पे ये ज़्यादातर रहती है। तो वहाँ पे जो उस ग्रीन प्लांट को नुकसान पहुँचाने वाले जो कीड़े हैं या कीट्स हैं उनको ये खाती है, तो उनका फूड ये है। तो इसीलिए ये हमारे लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी ये हेल्पफुल है। नेचुरल एनिमी की तरह ये काम कर रही है, जो एनवायरनमेंट ने खुद नहीं दे रखा है। रिसर्च स्कॉलर निर्मला कुमारी ने बताया कि इस मकड़ी की खोज दुनिया में पहली बार की गई है। इसके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स थे वो वर्ल्ड वाइड जो भी स्पाइडर्स हैं उनके कैरेक्टर्स से डिफरेंट थे, और दूसरा इनका जो इंटरनल जेनेटेलिया होता है उनके बेस पे स्पाइडर्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो जो छापराज निर्विन स्पाइडर है उसका जो इंटरनल जेनेटेलिया है वो वर्ल्ड स्पाइडर कैटलॉग के किसी भी स्पाइडर से मैच नहीं हो रहा था। इससे ये और जो स्पाइडर लैब है अमरावती के अंदर, उन्होंने सर के थ्रू पुष्टि करवाई है कि ये स्पीसीज न्यू है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने शोध के लिए एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमारी और रिसर्च स्कॉलर निर्मला कुमारी को शुभकामनाएं दी। इस खोज पर उन्होंने कहा कि ये खोज विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर जो रिसर्च है वो एनवायरनमेंट के लिए, सोशली जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनके लिए की जा रही है, और यहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च पहले होती रही है। यहाँ की लैब्स बहुत रिच हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब हैं, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर के आएँ और वो हमारे समाज के लिए उपयोगी हों, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो एक बार पुनः उन दोनों को बहुत बहुत बधाई। और किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नई तरह की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। किसान औषधीय खेती के साथ साथ अब बागवानी भी कर रहे हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी होती है। ऐसे में अगर किसान महोगनी के पौधे को खेतों में लगा दें तो वे 10 से 12 साल में मालामाल हो जाएंगे। महोगनी की लकड़ी बेहद ही कीमती होती है। महोगनी की लकड़ी की विदेश में भी भारी डिमांड रहती है। महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल जहाज, फर्नीचर, प्लाईवुड, सजावट और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। खास बात यह है कि महोगनी की लकड़ी को पानी से कोई नुकसान नहीं होता है। इस लकड़ी से बने प्रोडक्ट कई वर्षों तक खराब नहीं होते हैं। महोगनी के पौधे को किसान अपने खेत किनारे भी लगा सकते हैं। आमतौर पर किसान अपने खेतों के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाते हैं जो 5 साल में तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर महोगनी अपने खेत के किनारे लगा दें तो ये 10 से 12 साल में तैयार हो जाते हैं। एक पेड़ की कीमत 40 से 50 हजार रुपए तक होती है। पौधे लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 फीट रखी जाती है। आमतौर से ये पौधा नर्सरी पर 50 से 70 रुपए तक का मिल जाता है। ये किसी भी जलवायु में तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि महोगनी के पेड़ों को बर्फबारी वाले इलाकों को छोड़कर किसी भी जलवायु में तैयार किया जा सकता है। इसको किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको दोमट मिट्टी में लगाया जाए तो ये और भी बेहतर विकास करता है।
महोगनी का पौधा 50 फीट से लेकर 150 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। और जलवायु परिवर्तन के असर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कल्प वृक्ष खेजड़ी पर लगने वाली सांगरी पर भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान ने बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर RD 250 से लेकर 270 तक का जायजा लिया, जहां उन्हें कल्प वृक्ष सांगरी के पेड़ों पर सांगरी लटकने के बजाय फूलों के साथ गांठें लटकी दिखाई दी। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आए बदलाव का असर इन पेड़ों पर देखने को मिला। बर्बाद हुई फसल का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि जिला विस्तार अधिकारी डॉक्टर रामकिशोर मेहरा ने इसे जलवायु परिवर्तन का असर बताया। वहीं किसानों से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने पेड़ों पर सांगरी के स्थान पर गांठें लगने का जिक्र किया, जिसके कारण उन्हें इस बार सांगरी की फसल पर भारी नुकसान हुआ। विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने खेजड़ी होती हैं, इसको रेगिस्तान का क्लब वृक्ष है वो भी कहा जाता है, परंतु आजकल विभिन्न कारणों से इसमें गांठें पड़ गई हैं, जिनको फ्रूट गाल भी कहते हैं। ये गांठें कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनमें एक ग्लोबल वार्मिंग है, एक विशेष प्रकार की माइट्स दिमक है, उसके कारण भी होता है। सांगरियांगे गांठ्या पड़ने का बजे हुई फागण बरस्यो बाजियो कोनी चेत तप्यो कोनी जिके बजो ठंड के बजो गांठ्या पड़ गई सांगरी हुई कहानी। एक खेरड़ी को 10,000 रुपया नुकसान को हरजानो है। ऐसा ठंड पड़ने की वजह से सांगरी हुई नहीं है और केरिया भी होता है इस रुत का, वो भी बहुत कम हुआ है। और असम के धुबरी जिले का अश्री कांडी गांव टेराकोटा गांव के नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव में बने टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। इन बर्तनों का एक अलग अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद इस गांव को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों को उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने टेराकोटा कलाकार जोगेश चंद्रपाल से बात की। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टेराकोटा का काम है और ये जो है एक छोटा सा गांव है धुबरी डिस्ट्रिक्ट असम में, जो कि वर्ल्ड फेमस हो गया अपने इस काम को लेकर, टेराकोटा के काम को लेकर। और ये इस वक्त इसको GI टैग भी मिला है असम गवर्नमेंट से। इस पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ है मिस्टर पॉल। सर, आपका पूरा शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है जोगेश चंद्रपाल। जोगेश चंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो टेराकोटा का काम है, ये पूरा का पूरा जो गांव है ये इसके लिए फेमस है। थोड़ा अपने बारे में, आपके गांव के बारे में बताइए। ये गांव तो बहुत पुराना गांव है। पूरा नाम बताइए गांव का। ये गांव का नाम है अशरीगंज गांव। अशरीगंज विलेज। ये आपका लगभग 150 फैमिली टेराकोटा का काम करता है। उसमें 10% टेराकोटा है और 90% पोटरी का काम करता है। पोटरी का डिमांड ज़्यादा होता है। टेराकोटा का डिमांड भी अभी फॉरेनर्स का जो आता है लोग, उसका डिमांड ज़्यादा है। और हमारा जो लोकल जो MLA मिनिस्टर जो बड़ा बड़ा आदमी है, हाई प्रोफाइल आदमी है, वो लोग को बहुत पसंद आता है। इसीलिए हर रोज़ 2, 4, 5, 10 गाड़ियाँ आता है यहाँ पे खरीदने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अलग अलग तरीके से पूरा सजा के रखा गया, क्राफ्ट का पूरा यहाँ पे, और ये टेराकोटा से बना है और बहुत कम लोग इस पे पारंगत है काम करने में। और ये जो गांव है इसको इसीलिए पूरे विश्व में इसका नाम हो रहा है, इसके बारे में ख्याति हो रही है। मॉडल विलेज इसको तैयार करने की बात चल रही है। इलेक्शन का समय, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं सरकार से कि और क्या क्या इस मॉडल विलेज में हो? हम चाहते हैं, यही चाहता है सरकार से, हम यही निवेदन करते हैं और आपका चैनल से सरकार को मूव कीजिए कि ये टेराकोटा विलेज को डेवलप कीजिए। रास्ता को सबसे पहले रोड का कनेक्शन होना चाहिए। रोड पक्का होने से आपका जो बिजनेस है, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। आदमी का डेवलप का मेन सोर्स है रास्ता। अगर रास्ता नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, आदमी लोग नहीं आ पाएगा। वो इसीलिए हम इसका डेवलप के लिए हम चाहते हैं। मिस्टर पाल जो बता रहे थे कि जोगेश बाबा की किस तरीके से ये जो काम है, ये पूरा काम एक तरह से पूरे विश्व में बहुत कम लोग हैं ये कर सकते हैं, और ये टेराकोटा का हब पूरे विश्व में बन चुका है। और चाहते हैं कि अच्छे रास्ते हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिससे कि ये मॉडल विलेज सही मायने में मॉडल बने। कैंपस नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, धुबरी, असम। और ओडिशा में पिछले 2 सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में पारा
40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। 30 अप्रैल को मयूरभंज जिले का बारीपदा देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक था, जहां तापमान 40.4 सेल्सियस डिग्री दर्ज किया गया। इस दिन राजधानी भुवनेश्वर का तापमान अप्रैल में सबसे अधिक 45.4 डिग्री था और पश्चिमी ओडिशा के बौद्ध और नुआपाड़ा में गर्म हवाओं के साथ तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया। राज्य ने अब तक आधिकारिक तौर पर लू से 2 मौतों की पुष्टि की है। वहीं स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है और छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। सरकार ने सुबह 11 बजे के बाद मजदूरों के खुले में काम करने पर रोक लगा दी है। हालांकि आज से हालात में थोड़े सुधार के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। अनुमान है कि 7 मई से अधिकांश स्थानों पर हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गुजरात में इस समय मौसम काफी शुष्क रह सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में निरंतर हल्की सिंचाई करते रहें। इसके साथ इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 मई को प्याज का भाव रहा 900 रुपए। 4 मई को इसके भाव में 155 रुपए की तेजी आई और भाव 1055 रुपए पर जा पहुंचा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 मई को प्याज का भाव था 1100 रुपए। 4 मई को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 1200 रुपए पर हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 मई को प्याज 2100 रुपए पर बिका। और आइए अब बात करते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। उत्तरी गुजरात में इस समय मौसम काफी शुष्क रह सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में निरंतर हल्की सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ पपीते को तेज धूप से बचाने के लिए जूट के बोरी से ढकें। उत्तरी गुजरात में ही भिंडी, टमाटर और खीरे जैसी सब्जियों की नियमित तुड़ाई करते रहें। वहीं मध्य गुजरात के किसान अभी रोपाई की गई धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ धान में कीटों की निगरानी करते रहें। मध्य गुजरात में ही इस समय मूंग में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय भिंडी, बैगन, मिर्च और टमाटर के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ तैयार जिमीकंद की खुदाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में इस समय शुष्क और गर्म मौसम होने से इस समय फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में यहाँ किसान सुबह और शाम के समय सब्जियों और चारा फसलों में सिंचाई करें। यहीं मूंग और उड़द में रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसान प्रति एकड़ 4 से 5 पीले या नीले चिपचिपे जाल का उपयोग करें। इसके अलावा नीम के तेल का छिड़काव करें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही तिल को फाइटोप्थोरा, ब्लाइट और बिल्ट रोग से बचाव के लिए अधिक सिंचाई न करें। जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई कर सकते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है।
इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाहसितार के पास आतंकवादियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए, जिसमें से 1 जवान शहीद हो गया। कई नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। लोकसभा चुनाव के बीच सूरत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इंदौर लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति को बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अक्षय बम ने कहा कि पार्टी से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा था और उनका जनसंपर्क बार बार रद्द किया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश का भविष्य सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने घर घर प्रचार किया। इस दौरान लोगों ने मनसुख मांडविया का स्वागत भी किया। कर्नाटक के बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने घर घर चुनाव प्रचार किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीआरएस उम्मीदवार थेगुल्ला पद्मा राव ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। आम चुनाव के चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अहमदाबाद में रन फॉर वोट मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एक मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जोर शोर से भाग लिया। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार को लाने के लिए प्रयागराज में किन्नर समाज ने एक वृहद यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में पूरे किन्नर समाज के लोग शामिल हुए। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने के लिए मुख्य सेवक 10 मई तक यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 250 सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने 10 मई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि पर्वतीय रास्तों पर यात्रा करने वाले चालकों को ही चार धाम के लिए साथ लाएं। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार। का प्रावधान है।